हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का फर्स्ट फुल चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़। आज ये फुल डिटेल चैप्टर देखेंगे। हमने पिछली वीडियोस में एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ा था, बट इसमें सारे टॉपिक्स का रिवीजन होगा। ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एनईपी सिलेबस सेकंड सब में रखा है। बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए, बीबीए के लिए, बीबी एंड बीबीएम के लिए, बीसीए के लिए, बीए के लिए, बीबीएम के लिए। सेकंड सब ये सारे सम्स के वास्ते इन्वायरमेंटल स्टडीज़ सिलेबस एक कंपलसरी किया है। उसका हम इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़ फर्स्ट फुल चैप्टर हम आज की वीडियो में देखेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं देखते हैं। हम फर्स्ट मीनिंग देखेंगे, उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर देखेंगे, उसके बाद स्कोप देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस देखेंगे, उसका सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम देखेंगे। इतना सब हम कवर करेंगे ये फर्स्ट मॉड्यूल में। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के मीनिंग के साथ। Environmental studies is a multidisciplinary academic discipline concerned with the investigation, research, and extension of knowledge about the living and physical environment. environmental studies क्या है? एक multidisciplinary academic discipline है। multidisciplinary मतलब मतलब बहुत ही ज़्यादा, डिसिप्लिनरी मतलब प्रोफेशंस। मल्टीडिसिप्लिनरी है ये, बहुत ज़्यादा प्रोफेशंस में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का काम आता है। कई कहाँ कहाँ काम आता है मैं आपको नेचर में बताऊंगा। सिर्फ मल्टीडिसिप्लिनरी याद रख लीजिए, हमारा नेचर तो वही पढ़ना है हमें, मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर हो। ये क्या, इसमें क्या क्या आता है? इन्वेस्टिगेशन होता है, रिसर्च होता है, नॉलेज एक्सटेंड होता है किसके बारे में? लिविंग एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, जो भी जिंदा चीज़ें हैं और जिसको हम इन्वायरमेंट में छी सकते हैं, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट जिसको हम छी सकते हैं, उन सब की स्टडी होती है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। जैसे अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स वो आता है। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? लैंड, वाटर, डेजर्ट्स, इन सब की स्टडी होती है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। It also aid in better knowledge of environmental, natural, political, technical, economic, social and cultural events। सिर्फ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही इसमें स्टडी नहीं होती, बल्कि पॉलिटिकल के बारे में स्टडी होती है, टेक्निकल के बारे में स्टडी होती है, इकोनॉमिक के बारे में स्टडी होती है, सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स के बारे में भी स्टडी होती है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। ये था इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, मैंने डिटेल वीडियो एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। सेकंड है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुत ही सारे प्रोफेशंस में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का इस्तेमाल होता है। कहाँ कहाँ पे देखते हैं? फर्स्ट है बायोलॉजी। अब जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी की जाती है बायोलॉजी में। वैसे ही इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स के बारे में स्टडी की जाती है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। इसलिए बायोलॉजी में जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है, वैसे इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में स्टडी होती है। सेकेंड है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इट इज़ अ स्टडी ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स के बारे में स्टडी की जाती है केमिस्ट्री में। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में स्टडी करते हैं कि कौन सा केमिकल्स यूज़ किया गया है सॉइल में और वाटर में, उसको प्योर बनाने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए कौन से केमिकल्स का यूज़ किया गया है। वो जानने के लिए हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। थर्ड है कंप्यूटर्स। अब जैसे डे टू डे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है, ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी में जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, वो लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, कि कौन से हमें केमिकल्स यूज़ करने पड़े, कौन से प्लांट हमें लगाने पड़े, कहाँ हमने पोल्यूशन कंट्रोल किया, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज जो रहते हैं ना, उसका प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एंड कंजम्पशन के बारे में, ये सारा रिकॉर्ड एनालाइज करके निकाला जाता है। वैसे ही जैसे बिग प्रॉब्लम्स है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल करना, ग्लोबल वार्मिंग
प्रोटेक्ट करना, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। सो इन सब प्रॉब्लम्स को इकोनॉमिक्स के तहत यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में एनालाइज किया जाता है और बेटर सोल्यूशन निकाला जाता है इन सब प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए। सो फिफ्थ इज सोशोलॉजी। सोशोलॉजी क्या है? सोशोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, सोशल चेंज एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सो सोशोलॉजी में क्या होता है? सोशल लाइफ के बारे में स्टडी की जाती है, सोशल चेंजेस के बारे में स्टडी की जाती है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में स्टडी की जाती है। वैसे ही इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में मॉडर्न सोसाइटीज़ और इन्वायरमेंट के बारे में रिलेशंस क्रिएट करने के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। द लास्ट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? जो न्यूमेरिकल डाटा रहता है, मतलब जो न्यूमेरिकल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो डाटा को एनालाइज किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, प्रेजेंटेशन की जाती है, एनालाइजिंग होती है, इंटरप्रिटेशन होता है। ये सब न्यूमेरिकल डाटा का होता है। इससे यहाँ पर इन्वायरमेंट स्टडीज़ में क्या होता है? इन्वायरमेंट स्टडीज़ में डीप स्टडी करते हैं, उसके पैटर्न्स को, उसके डिज़ाइंस को, सारे जो इन्वायरमेंट के डिज़ाइंस को, पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और एक बेस्ट सोल्यूशन निकालते हैं कि बेस्ट ग्रोथ कैसे होगा। सो इसलिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। सो ये था मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। स्कोप इसकी सीमा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की सीमा कहाँ कहाँ तक है वो देखते हैं। चलिए, फर्स्ट है इंडस्ट्रीज। सो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मेन मोटिव रहता है जो भी इंडस्ट्रीज जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है, सो वहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की होना ज़रूरी रहता है। क्योंकि वहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज़ में अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में अगर एक या तो मैनेजर रहेगा या तो फिर एक कोई इंस्ट्रक्ट करने वाला रहेगा, तो वो नए न्यू टेक्नोलॉजी से अपडेट रहेंगे जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। सेकेंड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा हो गया है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को करने के लिए। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक सीमा है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम आता है, जैसे साइंटिस्ट, एनालिटिस्ट, रिसर्चर्स एंड एनालिटिस्ट जो भी रहते हैं, वहाँ पर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में यूएस का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स तो अब जैसे स्मॉल लेवल से लेके सब्जेक्ट जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, स्मॉल लेवल से लेके जो पूरा यूनिवर्सिटी लेवल तक अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ सब्जेक्ट रखा है। अब जैसे आप डिग्री में हैं, सेकंड सेम में हैं, तो आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सिलेबस रखा है। सो ये सिलेबस पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स चाहिए। सो टीचर्स के लिए भी एक स्कोप है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। फोर्थ है ग्रीन मार्केटिंग। अब जैसा एक मार्केटर रहता है, मार्केटिंग करता है अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। जब वो ग्रीन मार्केटिंग एक ये रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, जब आपको ग्रीन मार्केटिंग का स्टैंडर्ड मिल जाता है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है और इससे आपका इजीली मार्केटिंग हो जाता है, इजीली आपके प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। फोर्थ है एनजीओज़। अब एनजीओज़ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। इसके फंड नेशनल से या तो फिर इंटरनेशनल से मिलते जाएंगे एनजीओज़ को। सो ये भी एक स्कोप है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। लास्ट है गवर्नमेंट जॉब। बहुत ही सारे गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। जैसे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, जैसे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बनाई जाती है गवर्नमेंट में। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन दैट। एंड नेशनल पार्क्स में भी नंबर ऑफ जॉब्स मिल जाते हैं। सो इसकी स्कोप बताई गई है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। तो ये थे स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अगर इसका डिटेल चाहिए विथ नोट्स, सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। सो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से हमें क्या मदद मिलती है वो जानते हैं। चलिए, फर्स्ट है ये गाइड करता है हमें कि हमारे डेवलपमेंट से इन्वायरमेंट को क्या हार्म होता है और इन्वायरमेंट चेंजेस से हमें क्या हार्म होता है, वो सब गाइड करता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। सेकेंड है हमें पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमें गाइड करता है। अब जैसे क्लीन वाटर, क्लीन एयर, क्लीन लैंड बनाने के लिए हमें मदद करता है। जैसे नए नए टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए हमें ऐसा पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बनाने के लिए मदद करता है।
थर्ड है जो नेचुरल रिसोर्सेस रहते हैं हमारे, नेचुरल रिसोर्सेस क्या आता है, वाटर, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, इन सबको अच्छे से मैक्सिमम इसकी अच्छे से यूज़ करने के लिए और मिनिमम वेस्टेज करने के लिए हमें मदद करता है, हमें गाइड करता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। फोर्थ है अब हमें एको फ्रेंडली, अब जैसे कॉमन पीपल्स को एको फ्रेंडली लाइफ जीने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? पोल्यूशन कंट्रोल करने के कुछ उपाय बताता है और जो रिसोर्सेस है रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उपाय बताता है। सो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एको फ्रेंडली लाइफ जी सकते हैं। फिफ्थ है ये इंडस्ट्रीज़ को गाइड करता है कि वो एको फ्रेंडली तरह प्रोडक्शन करें और एको फ्रेंडली तरह अपने गुड्स को सेल करें। अब जो भी पोल्यूशन उनकी तरफ से आता है उनको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रैटेजीज बताता है और नए टेक्नोलॉजीज़ का एफिशिएंट तरीके से यूज़ करने के लिए बताता है। लास्ट इज़ अब जैसे कॉम्प्लेक्स सबसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं, अब जैसे क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर, डिसर्टिफिकेशन, अब जैसे ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है उससे उससे बचने के लिए उससे उसका सलूशन निकालने के लिए मदद करता है ईवीएस हम जैसे कॉमन पीपल को। सो ये था इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस ऑफ ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़। सो इसका अगर डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख लीजिएगा। एंड द लास्ट इज सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainability development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. So sustainability एक डेवलपमेंट है जो क्या करता है, प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करता है, प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करता है और कहता है कि ऐसे हम प्रेजेंट नीड्स जो हमारे प्रेजेंट रिसोर्सेस है ऐसे यूज़ करना कि जब हमें फ्यूचर्स के लिए भी हम इसे बचा के रखना बोल के कहता है कि हमारे तो नीड्स फुलफिल हो जाए इस टाइम, बट हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनके नीड्स भी फुलफिल होना बोल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताता है। अब जैसे कुछ रिसोर्सेज है, हमें तो उसके रिसोर्सेज हम यूज़ कर लिए बट हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब जैसे वाटर है, वाटर हमें जितना यूज़ करना है उतना ही यूज़ करना चाहिए, उसे ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वेस्ट करें तो आगे जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उन्हें वो वाटर नहीं मिलेगा। सो इसलिए हमें जितना यूज़ करना है हम यूज़ कर लें प्रेजेंट में और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसे बचा के रखें, वही कहता है सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये था हमारा फुल चैप्टर। आई होप आपको ये फुल चैप्टर समझने आया होगा। आज हम इस चैप्टर में रिवीजन किए थे। आई होप आपको फुल वीडियो समझने आया होगा। अगर वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के आपको देखने को मिलेंगे। और मैं सारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ जो मैंने डिटेल पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किए थे। थैंक यू सो मच।